दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का मतलब है चुनाव और देशभक्ति का मतलब है सेना। उंगलियां उठती नहीं है, उठी नहीं है। 78 बरस हो गए आजादी के, लेकिन 78 बरस के बाद अगर ध्यान दीजिए तो आज की तारीख में क्या लोकतंत्र और क्या देशभक्ति। हर चीज को राजनीति ने हड़प लिया है और राजनीति अपनी राजनीति करते करते खुद को सेना मानने लग जाए और इस देश की जनता की भावनाओं के साथ राष्ट्रभक्ति का गीत गाते हुए इस बात का एहसास कराने लगे कि हम ही सब कुछ हैं, यानी हम ही देश हैं, हम ही वर्दी पहने हैं तो हम ही सेना हैं और हम ही युद्ध लड़ते हैं और हम ही हर फैसले लेते हैं, तो सवाल तो उठेंगे। और शायद इसीलिए भारत की राजनीति में कभी इससे पहले किसी भी विपक्ष के नेता ने यह बात कही नहीं जो मौजूदा वक्त में विपक्ष के नेता ने कह डाली। इससे पहले युद्ध तो कई हुए, इससे पहले पाकिस्तान का सवाल भी भारत की राजनीतिक सत्ता के सामने कई प्रधानमंत्रियों के सामने आया। पाकिस्तान में आतंकवाद आश्रय लेता है और पाकिस्तान उसे ढाल बनाकर कैसे भारत को घायल करता है, यह सवाल भी कई प्रधानमंत्रियों के समक्ष इससे पहले भी आ चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर मौके पर इस देश की सत्ता के साथ समूचा विपक्ष खड़ा रहा और खास तौर से युद्ध की परिस्थितियों में तो बिल्कुल। इस बार भी विपक्ष सत्ता के साथ खड़ा था। इस दौर में भी जो सवाल पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर थे, उसमें समूचा विपक्ष और समूची राजनीति हर राजनीतिक दल की, हर नेता की सत्ता के साथ थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में ऑपरेशन सिंदूर से निकलती हुई आवाज ऑपरेशन पॉलिटिक्स के आश्रय ऑपरेशन मोदी की दिशा में बढ़ती चली गई। यह सवाल क्यों विपक्ष के जहन में या विपक्ष के नेता के जहन में आ गया कि इस देश में सेना के नाम पर भी क्या राजनीति हो रही है? इस देश में युद्ध की परिस्थितियों के बीच भी क्या भारत सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक है? इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन संसद नहीं बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई। जो बुलाई भी गई उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं थी। कोई भी कह सकता है प्रधानमंत्री की मौजूदगी को क्यों खोजते हैं? सरकार है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, प्रधानमंत्री ही क्यों? तो इस देश में चुनाव के केंद्र में यानी लोकतंत्र के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उसे बताने या दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज तो सवाल यह है कि इस देश में सेना और इस देश में सेना के जरिए जिस नेशनलिज्म का सवाल लगातार उठता रहा है, उसकी जमीन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस पिच पर कभी भी विपक्ष ने उंगली नहीं रखी या कोई सवाल नहीं किया। पहली बार यह सवाल क्यों उठा कि दरअसल जो हुआ उसमें सरेंडर कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह सवाल क्यों उठा कि दरअसल राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म का जो तमगा बीजेपी बांटती है और संघ जिस तर्ज पर उसे दोहराता है और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में उसका खुले तौर पर जिक्र करते हैं, उस दिशा में विपक्ष राजनीति करने की हिम्मत भी ना करे, अन्यथा उसे चुनावी हार मिलेगी, जनता उसे नकार देगी। तो क्या राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया और उसका जवाब देते हुए बीजेपी जिस तरीके से खड़ी हुई या सरकार के मंत्री संतरी जिस लिहाज से खड़े हुए, वो क्या एक आर पार की लड़ाई है इस देश के भीतर? हमें लगता है कि आज इसे समझ लीजिए। समझ इसलिए लीजिए क्योंकि शुरुआत चंद तस्वीरों से करेंगे। इन तस्वीरों में भारत की सेना नहीं है, लेकिन सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसका जिक्र जरूर है।
इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है? जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और लेकिन तस्वीरों के जरिए एक ऐसे सैनिक की मौजूदगी जो प्रधानमंत्री भी है और उन्होंने इस देश में सेना की उस वर्दी को पहन रखा है जिस वर्दी को पाने के लिए इस देश के भीतर ना जाने कितने लोग अपनी जान खपा देते हैं, उसकी ट्रेनिंग को लेकर, उसकी सोच के साथ चलने को लेकर और शायद सब कुछ देश के लिए निछावर करने की सोच के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक राजनीति जिस राजनीतिक लकीर पर चलती है उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी कहने से कतराते नहीं हैं और प्रधानमंत्री मोदी की देशभक्ति की जो लकीर चलती है उसमें वह सेना की वर्दी पहनकर खुद को सेनानी बताते हुए इस बात का एहसास इस देश की राजनीति को कराना चाहते हैं कि दरअसल हम ही हैं तो सब कुछ है। पहले तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर या कहें इन पोस्टरों को देखकर आपके जहन में यह बात तो होनी ही चाहिए, यहां पर तस्वीर तो सीडीएस अनिल चौहान की होनी चाहिए, यहां पर तस्वीर तो एयर चीफ मार्शल की होनी चाहिए, यहां तस्वीर भारत के नौसैनिक अध्यक्ष की होनी चाहिए, यहां पर सेना के जवानों की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है और सवाल इस देश के भीतर युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियों में सेना के कौशल और उसके पूरे उस कमाल का है जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया। लेकिन राजनीति जब एक बड़ी मोटी लकीर ये खींच दे ये कहते हुए कि दरअसल हम ही हैं तो इस देश का मतलब है, देशभक्ति अगर समझनी है तो हम में ही समझो, अगर इस देश की सेना को समझना है तो हमारे जरिए ही समझो। ये अलग मसला है जो बात सरकार कह रही थी, जिन बातों का जिक्र सरकार के मंत्रियों के जरिए कहा गया, इस देश की अलग अलग जगहों पर देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने रैलियों में अपनी बात कही, उससे हटकर इस देश के एयर चीफ मार्शल ने अपनी बात कही, उससे हटकर सिंगापुर में सीडीएस जनरल चौहान ने अपनी बात कही। दोनों में कोई मेल आपको दिखाई नहीं देगा और हो सकता है इस देश के विदेश मंत्री के वक्तव्यों को लेकर भी आप चिंतन मनन करने लग जाएं कि सेना ने ऐसा तो नहीं कहा जो रक्षा मंत्री कई मौकों पर कहते चले गए। शायद इसीलिए सवाल है, क्या राजनीति और देशभक्ति का घालमेल सत्ता अपने लिहाज और अपनी सुविधा अनुसार कर रही है? इसीलिए सवाल है कि अमेरिका की भागीदारी या हस्तक्षेप की स्थिति एक झटके में भारत और पाकिस्तान के युद्ध भरे माहौल के बीच में कैसे आकर रुक गई। यह तो सवाल वाकई है कि दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच में दोनों ने बात परमाणु युद्ध की नहीं की, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही संकेत दिए वैसे ही यह संकेत दोनों देशों की राजनीति में बड़े होते चले गए। यह सवाल तो है और शायद इन्हीं सवालों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह था कि भारत की राजनीति में कभी देशभक्ति और सेना को लेकर मत आइए। लेकिन भारत की राजनीति इस दौर में बीते 11 वर्षों में जिस पटरी पर चल रही है उसमें ध्यान अगर आप देंगे तो फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में तो मनमोहन सिंह के करप्शन का जिक्र था, उस दौर की सरकार के करप्शन का जिक्र था और इस देश में विकास के नारे लगाए जा रहे थे, ब्लैक मनी लाने का जिक्र हो रहा था। लेकिन 2019 में आते आते स्थिति एक झटके में भारतीय सेना की तरफ चली गई। पुलवामा, बालाकोट, उन सब के जरिए जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगकर किया, उसने पहली बार इसके संकेत दिए कि सत्ता किसी हद तक भी चुनाव जीतने के लिए जा सकती है। 2024 के चुनाव में अयोध्या का राग निकल कर आया, हिंदुत्व का राग था, लेकिन वहां पर हार मिली, बहुमत नहीं मिला, 240 सीटों पर ही जीत मिली।
अब यह सवाल है कि अगर सारे मुद्दे एक एक करके चूकते चले जाएं तो राष्ट्रीय तौर पर एक ही मुद्दा इस देश में बचता है। वो मुद्दा राष्ट्रवाद का होता है, वो मुद्दा इस देश की सेना का होता है, वो मुद्दा देशभक्ति का होता है। और शायद इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो बात कही वो बात भारत की उस राजनीति में उस म्यान से तलवार निकालने की है जिसको आज तक कभी किसी ने निकाला नहीं था। और बीजेपी भी मानकर चलती थी कि राष्ट्रवाद और सेना के सवाल पर विपक्ष कभी उसको चुनौती नहीं देगी, क्योंकि यह पिच तो उसने अपने अनुसार अपने तरीके से बनाई है, तो उसकी पिच पर उसे चुनौती कौन दे सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, शायद बीजेपी भी चौंक पड़ी, सरकार भी चौंक पड़ी। ये क्या हो गया? ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के वक्तव्य में कहीं भी सेना का जिक्र नहीं है, कहीं भी युद्ध का जिक्र नहीं है। जिक्र भारत के प्रधानमंत्री का है, जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति का है, जिक्र सीज फायर का है। यानी सीज फायर किन स्थितियों में और किस टेक्निकल शब्द के आश्रय सेना की बुक में लिखा हुआ है, यह भी समझने की जरूरत है। सेना कभी सीज फायर नहीं करती है अगर वो युद्ध के मैदान में कूद जाए, और सीज फायर का मतलब हार होता है या सीज फायर का मतलब सरेंडर करना होता है। शायद ये वो परिस्थिति है जो बतलाती है कि आखिर सीज फायर का ऐलान कैसे, किस रूप में हुआ। सरकार की तरफ से डीजीएमओ का और टेलीफोन पर डीजीएमओ दोनों देशों के बातचीत का जिक्र किया गया। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन राजनीतिक वजहों से और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर को खुद से जोड़ा और अपनी पहल को बतलाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आधे दर्जन बार नहीं, दर्जन भर बार इस बात को दोहराया, मैंने ही सीज फायर करवाया। नहीं करवाता तो स्थितियां न्यूक्लियर वार की दिशा में चली जाती। नहीं कराता और नहीं कराने की परिस्थिति में व्यापार दुनिया का बैठ जाता। तो व्यापार का लालच देकर दोनों देशों से मैंने सीज फायर कराया। यह कोई सामान्य स्थिति बिल्कुल नहीं है। जिन बातों का जिक्र भारत की राजनीतिक तौर पर सत्ता कर रही है और जिन बातों का जिक्र युद्ध के मद्देनजर नेशनलिज्म को जगाते हुए बीजेपी और सरकार कर रही है, तो पहला सवाल तो यही है, क्या राहुल गांधी ने दरअसल भारत की उस राजनीति के मुखौटे को हटा डाला जिसमें बार बार यह सवाल था कि देशभक्ति और सेनानी और सेना तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही घुमड़ती है, कोई दूसरा इसमें कूद ही नहीं सकता है। और शायद यही वो वजह है जिसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राहुल गांधी को देशद्रोही कहने से नहीं चूके। उन्होंने कहा यह देशद्रोही वाला हिस्सा है। उन्होंने बकायदा ट्वीट किया, पढ़ लीजिए ट्वीट को, उसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है यह देशद्रोही है। राहुल गांधी संसद के भीतर विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता का मतलब होता है कि विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वही नेता हैं पार्लियामेंट के भीतर। जो कुछ हुआ उसके लिए संसद को बुलाया जाना चाहिए था, संसद नहीं बुलाई गई। कल 16 राजनीतिक दलों के सैकड़ों सांसदों ने हस्ताक्षर किए
और कहा कि आप संसद का विशेष सत्र तो बुलाइए। नहीं बुलाया गया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आज संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा संसद तो मानसून सत्र में ही बुलाया जाएगा और मानसून सत्र शुरू होगा 21 जुलाई से और 21 जुलाई से लेकर वह 12 अगस्त तक चलेगा। उस दौर में अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत हो जाए तो हो जाएगी, सीजफायर पे बातचीत करना चाहते हैं तो उस दौर में हो जाएगी। अभी 47 दिन बचे हैं और इससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर पर सीजफायर हुआ उसमें भी लगभग 24-25 दिन बीत चुके हैं। यानी जिस वजह से इस देश में देशभक्ति का सवाल और दुनिया भर में भारत के भीतर से 7 डेलीगेशंस भेजे गए और उन डेलीगेशंस में पहली बार इन 11 वर्षों में महत्व दिया गया इस देश के मुस्लिम सांसदों को भी। जी, जिस बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम सांसद ना हो, अगर वो डेलीगेशन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भेज रहा है सांसदों की टीम और उसमें डिप्लोमेट, 2 डिप्लोमेट भी मुस्लिम, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के, ओवैसी साहब AIM के, गुलाम नबी आजाद केरल की पार्टी AIMUL के नेता, यह बतलाता है कि दरअसल जो 51 सांसदों को चुना गया उसमें 30-31 सांसद तो NDA के और 20 सांसद विपक्ष के थे। लेकिन इस तरीके से चीजें फिट की गई जिसमें MJ अकबर को अपने तरफ से लाया गया और उनको सदस्य बनाया गया, एक मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देने की कोशिश की। यानी राजनीति के ढलाव को देखिए जरा और समझने की कोशिश कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एकजुटता दिखाने के तरीके और देश के भीतर पार्लियामेंट ना बुलाने की सोच, दुनिया भर में संवाद बनाने की कोशिश और भारत के भीतर संवाद से हटकर सियासत साधने की कोशिश। और इन्हीं परिस्थितियों में जब किरण रिजिजू आज सामने आए तो उन्होंने बताया हां, पार्लियामेंट अब मानसून सत्र में ही होगा। Information I would like to share is government has decided to convene the monsoon session of the parliament from 21st July till 12th of August. यानी 47 दिनों के बाद पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू होगा 21 जुलाई को। उससे पहले कोई संवाद सरकार और विपक्ष में, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में नहीं होगा। तो राजनीति जमकर होगी और राजनीति का मतलब अगर इस देश के भीतर चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के लिए वो सारे हथकंडे इस देश में देशभक्ति के हों या किसी को देशद्रोही कहने के हों या सेना का जिक्र हो या खुद सेना की वर्दी पहनकर अपने राष्ट्रवाद को दिखाने की प्रवृत्ति हो, सब कुछ तो एक खांचे में आ गया और इन सवालों का जवाब कोई देगा नहीं इस दौर में जब पार्लियामेंट ही नहीं हो रही है, कोई संवाद इस देश में हो नहीं रहा है और सिर्फ राजनीति हो रही है। तो क्या होगा? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि दरअसल G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित अगर नहीं किया गया तो उसकी वजह क्या रही होगी और उन देशों ने भी कनाडा पर दबाव क्यों नहीं बनाया कि भारत को आमंत्रित आप कीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहे बिगड़े हुए हों, उसमें अमेरिका भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें इटली भी है, उसमें जर्मनी भी है, उसमें फ्रांस भी है, क्यों नहीं कहा? वो चाहते तो कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं जिसमें आमंत्रण बाकी देशों ने जो कहा उसके आधार पर भी बुलाया गया, यहां नहीं कहा गया। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो डेलीगेशन गया उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे, लेकिन बावजूद इसके देश के भीतर संवाद इतना कट चुका है और राजनीति इतनी तीखी हो चली है कि राहुल गांधी इस मिजाज के साथ निकल कर आ गए जहां पर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपका राष्ट्रवाद खोखला है। दरअसल मसला G7 का नहीं, जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच को थोड़ा और परखिए। सारे असर इस ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादी अटैक जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद की परिस्थिति, प्रधानमंत्री का देश भर में भाषण,
डेलीगेशंस का दुनिया भर में जाना। क्वाड की बैठक इस बरस के अंत में दिल्ली में होनी है। इससे पहले भारत को ही करवानी थी क्वाड की बैठक, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत 4 देश सदस्य हैं। लेकिन उस वक्त बाइडन की तबीयत खराब थी या बाइडन अमेरिका में थे और लास्ट चुनाव हो रहा था, तो फिर वहीं पर हो गया। और जब ट्रंप ने शपथ ली तो उस समय पहली बैठक क्वाड को लेकर विदेश मंत्रियों की हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक में भी यह फैसला नहीं हुआ कि भारत में जो होना है उसको लेकर निर्णय कब होगा। तो तय यह हुआ कि इस महीने की आखिर में, यानी जून के आखिर में या जुलाई के पहले वीक में, चारों देशों के विदेश मंत्री वाशिंगटन में मिलेंगे और तब तय होगा कि भारत में यह क्वाड की बैठक होगी या नहीं होगी। क्वाड छोड़िए, उसके बाद एससीओ की बैठक में आइए, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यह बैठक चीन में होनी है। भारत हमेशा से इसमें शामिल हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, वो चीन में हो रहा है। यह मैसेज हालांकि अभी सोर्सेज से है, लेकिन इन जनरल इस दौर में चीन के साथ और चीन के यहां जाकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होना, जिसमें चीन खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, असंभव सी परिस्थिति है। और इस दौर में उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आना है। डेट अभी तक तय हुई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बरस के आखिर तक पुतिन आएंगे, जो भारत और रूस के बीच का जो समिट होना है, इंतजार उसका भी हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर ध्यान दीजिए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो वातावरण बन रहा है, विपक्ष को साथ लेना या संसद में अपने बयानों को कहना या फिर सलाह मशविरा करना, यह डेलीगेशन के सदस्यों को चुनने में भी जो देश के भीतर राजनीति हुई, वह भी किसी से छुपी नहीं है। तो हर चीज में अगर राजनीति है और संवाद गायब है तो क्या होगा। तो राहुल गांधी एक तरफ बयान देंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और सांसद सामने आएंगे, और वो जिन पन्नों को खोलेंगे, उन पन्नों को खुलने से पहले एक क्षण फिर लौटिए। राहुल गांधी सेना का जिक्र तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1971 का जिक्र कर दिया और कहा कि उस समय तो अमेरिका था, उस समय भारत भी था, उस समय पाकिस्तान भी था, उस समय अमेरिका ने विरोध किया था, उस समय निक्सन थे, उन्होंने विरोध किया। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, लेकिन विरोध उन्होंने ऐसे वैसे नहीं किया, बकायदा 7th फ्लीट भेज दी। और 7th फ्लीट भेजने के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने कहा हम जो कर रहे हैं हम तो वही करेंगे। यह बात रशिया को बहुत अच्छी लगी थी, उस वक्त दुनिया के कई देशों को अच्छी लगी थी। कोई देश तो खड़ा है जो गुटनिरपेक्ष भी है, यानी ना रूस के साथ है ना अमेरिका के साथ है, इसके बावजूद भी दुनिया के सैकड़ों देशों को साथ लेकर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया। और वो देश अमेरिका से कह रहा है हम अपने रास्ते चलेंगे और 7th फ्लीट चाहे आ जाए हम नहीं रुकेंगे। इस बात का जिक्र किया, राहुल गांधी ने किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। तो क्या भारत की राजनीति ने सारे दरवाजे संवाद के आपस में बंद कर दिए हैं? तो ऐसे में राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र करेंगे तो कोई भी कहेगा कि दरअसल वह जिस मैदान में कूदे हैं उस मैदान को हड़पने की राजनीतिक तौर पर कोशिश तो इस दौर में मौजूदा मोदी सरकार और मोदी सत्ता और बीजेपी ने ही की। और इसीलिए जवाब देते वक्त किन बातों के जरिए किन तरीके से निशाने साधे जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा देशद्रोह है, सुधांशु त्रिवेदी भी सामने आए, बीजेपी के सांसद हैं। में उन्होंने जिन तरीके से राहुल गांधी की बातों को काउंटर किया, उसमें वह सवाल फिर से गायब हो गए जिन सवालों का जवाब कम से कम, अगर राष्ट्रीय संकट है ये और राष्ट्रीय उल्लास और राष्ट्रीय शौर्य का सवाल भी है, तो आप सबको साथ लेकर क्यों नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा, आपने जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुन लीजिए जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है
उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा सवाल ऐसे मौके पर होने चाहिए। उसमें अगर आप एक तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने नेशनलिज्म के उस मुखौटे को ही हटा दिया जिस मुखौटे को प्रधानमंत्री मोदी ने पहना था। और अब आप यहां से देखेंगे तो कहेंगे हमने मुखौटा पहना था तो फिर इससे पहले कितने मौके आए जब आपने भी मुखौटा पहना था और आप अमेरिका जाकर कहते थे कि आप लोग डेमोक्रेसी पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, वहां आप सरेंडर कर गए थे। हो सकता है आप इस तरफ खड़े हों तो आपके जहन में अब यह सवाल आ जाए कि यह सरकार तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी जीत हासिल करती चली गई और हर मुद्दे पर जब वोटर समझ गया तो वह इस देश में राष्ट्रवाद और सेना को लेकर सामने खड़ी हो गई। तो अब सीधे हमले की जरूरत है और बताने की जरूरत है, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ से आप खड़े होंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से आप तो कहेंगे नेशनलिज्म और सेना, इस पर भी राजनीति करते हैं आप और आप इसे मुखौटा मानते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हो सकता है आप फिर इधर आके खड़े हो जाएं और फिर आप कहना शुरू कर दें जिस देश के भीतर में आम लोगों को गवर्नेंस से दूर कर दिया गया, उनको लाभार्थी बना दिया गया और इस देश की इकोनॉमी कॉरपोरेट के हाथों सौंप दी गई, उस देश में उसी कॉरपोरेट को डिफेंस डील करने की दिशा में भी आप ले आए और आप सेना का जिक्र करते हैं और डिफेंस का जिक्र करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाकर आप फिर से कहना शुरू कर दें कम से कम इस देश की सेना और सैन्य सामानों को लेकर तो आप कॉरपोरेट का जिक्र मत कीजिए और उसको कम से कम इस अवस्था से मत जोड़िए जहां पर इस देश का सैनिक और सामान्य व्यक्ति एक सरीखा लगने लग जाए। हो सकता है आप यहां खड़े होकर कहें कि आपने तो सेना को खोखला कर दिया, अग्निवीरों की पूरी कतार जिस तर्ज पे खड़ी की, युद्ध कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, उसका भविष्य क्या होगा, युद्ध के मैदान में वो क्या सोच रहा होगा, आपने तो यह भी परिस्थिति खड़ी कर दी। हो सकता है वहां खड़े आप होकर कहें हम तो एक युवा सेना बनाना चाहते हैं। लेकिन आप फिर वहां से यहां आएंगे तो आपका अगला सवाल यह जरूर होगा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी यात्राओं को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बना लेते हैं। हो सकता है आप दूसरी तरफ जाकर फिर से कहना शुरू कर दें बिल्कुल नहीं, कॉरपोरेट ना हो तो फिर पूंजी नहीं होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी डगमगा जाएगी। इस दौर में जरूरत है, हम विकसित होने जा रहे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं, सवाल यह है कि पहली बार इस देश के भीतर की जो परिस्थितियां थी सब कुछ उस लोकतंत्र के हिस्से में आकर खड़ी हो गई जिस लोकतंत्र को चुनाव के जरिए हड़प लिया गया और चुनाव के भीतर गूंजने वाले मुद्दों के आसरे आप सेना और देशभक्ति और देशद्रोही का तमगा बांटते हुए इस देश के इंस्टीट्यूशन को अपने अनुकूल काम करने के लिए दबाव बनाकर एक ऐसी परिस्थिति को खड़ा कर दिया जिसके बाद यह कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी कि राजनीति उस मोड़ पर आकर खड़ी होगी जहां पर विपक्ष का नेता कहेगा कि दरअसल इस देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री ही अगर सेना की वर्दी में निकल पड़े ये कहते हुए मैं ही असल में हूं, तो यह मैसेज डराने वाला है। लेकिन समझना यह भी होगा 71 के युद्ध के समय इस देश की प्रधानमंत्री उस दौर में जनरल मानेकशॉ को कहती है आप युद्ध कीजिए और मानेकशॉ कहते हैं बिल्कुल नहीं प्राइम मिनिस्टर, जब वक्त होगा तभी करेंगे, अभी हमारी पूरी तैयारी नहीं है। शाह के पास तो रास्ता था क्योंकि ताकत तो उन्हीं के पास थी सेना की और वो जानते थे सेना का काम क्या है और इंदिरा गांधी भी जानती थी एक प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है। इस दौर में आकर सब खत्म क्यों हो गया, यह सवाल नहीं है, यह इस देश का संकट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।